Hello guys and welcome back. In this video we'll discuss about working of institution. This is the last video and we are going to start from the president because in my previous video I already discussed about the subtopics in this chapter mentioned in this chapter. In this video we will discuss about the power of president and उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है. So in my previous video I already discussed about कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं. एंड ये जो प्रेसिडेंट होती है नॉमिनल हेड होते हैं, लाइक सिर्फ नाम के हेड होते हैं, बाकी सारे काम इनकी देख रेख में होते हैं. जैसे कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन होती हैं. द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उन पे ओवरऑल सुपरवाइजिंग करते हैं उनके ऊपर. एंड सो दैट दे हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, जिसकी वजह से वो जो स्टेट के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे पा सकें. द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, जबकि उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमपी और एमएलए मिलकर के इलेक्ट करते हैं. वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू. A candidate standing for president pass has to get a majority of vote to win the election. और जो इनके कैंडिडेट होते हैं प्रेसिडेंट के लिए उनको ये कंपलसरी होता है कि ये एमपी और एमएलए का दोनों का वोटिंग मिलाकर के मेजोरिटी में इनको मिले. दिस सिंस दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. और दिस इंश्योर ये इंश्योर करता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. At the same time, President can never claim the kind of direct popular mandate that Prime Minister can. This ensures that she remains only a nominal executive. और वो डायरेक्टली कभी नेशन को जा करके आपको डायरेक्टली फ्रंट पे आके काम नहीं कर सकते जैसा कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं. जाके आके किसी को डायरेक्टली संबोधित नहीं कर सकते. और ये दिखाता है कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है सिर्फ. दिस सेम इज ट्रू ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट. If you casually read Constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता कि जो प्रेसिडेंट के पावर के बाहर हो. All governmental activities take place in नेम ऑफ प्रेसिडेंट. जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें प्रेसिडेंट रहते ही रहते हैं. All laws and major policy decisions of government are issued in her name. All major appointments are made in name of president. This includes appointment of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, अगर किसी इम्पोर्टेंट को अपॉइंट करना होता है तो उसमें प्रेसिडेंट की भागीदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट of the states, the governor of the states, the election commission, ambassadors, अदर कंट्रीज etc. और भी ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो प्रेसिडेंट की मर्जी के अलावा या फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट के अलावा नहीं लिया जा सकता. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी हम साइन करवाते हैं या फिर जो भी साइन होता है उसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व रहते हैं. द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ ऑल इंडिया. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया में. बट वी शुड रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि प्रेसिडेंट अपनी इन सारी पावर्स का यूज़ तभी कर सकते हैं जब उनके पास एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. यानी कि बिना मंत्रिपरिषद के एडवाइस के, उनके सुझाव के, उनकी सलाह के प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते. द प्रेसिडेंट कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस. प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोलते हैं कि वो अपनी जो भी डिसीजन लिया गया उसे एक बार कंसिडर कर ले. एंड बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन, सी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. लेकिन अगर वही डिसीजन वापस दिया जाता है तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उसको एक्ट करने के लिए बाध्य हो जाती हैं. सिमिलरली अ बिल पास बाय पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ बिफोर लॉ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट गिव एसेंट टू इट. लाइक अगर कोई भी लॉ पास किया जाता है तब तक वो लॉ नहीं बनता जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर साइन ना करे. एंड किसी भी लॉ को ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति उस पर अपना साइन करें. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनः विचार करने को कह सकता है.
एंड मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रीथिंक करने को कह सकते हैं, रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है वह उसे मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। कोई भी बिल जो होता है वो राष्ट्रपति जब परमिशन देते हैं तभी जाकर के वो लॉ बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, पर यह जो बिल होता है इसे या फिर इस बिल को पुनः विचार करने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए संसद में वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद दोबारा उसी बिल को पारित करती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, यानी कि सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। सो हियर इज अ क्वेश्चन कि तो क्या जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी रियल में कोई पावर है भी कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह स्वविवेक से होती है। जब कोई पार्टी या फिर गठबंधन के चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो जो प्रेसिडेंट के पास अगर कोई विकल्प नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, देन उसे लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसमें से किसी एक इंसान को, यानी कि को गठबंधन के प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन में लोकसभा की बहुमत हासिल नहीं होती तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेते हैं एंड उन्हें एक प्राइम मिनिस्टर कुछ टाइम तक बना देते हैं, बट वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। और इस मामले में राष्ट्रपति नई नियुक्ति प्रधानमंत्री के तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ लीडर हु in her opinion can muster majority support in Lok Sabha. In such a case, the president can ask newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha with a specified time. Our next topic is the judiciary, यानी कि न्यायपालिका. Let us return on a final time to the story of the office memorandum that we started with. अभी हम वापस से इस ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी को रिकॉल करते हैं। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। अभी हमें स्टोरी पूरा तो याद करना ही है, तभी हम इसके जो निष्कर्ष निकलता है कि ये स्टोरी का जो रिजल्ट होता था वो कितना डिफरेंट हो सकता था, इसे इमेजिन करना है। Remember, the story come to the satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. Imagine what would have happened in the following situation. Like imagine करिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था वो सभी ने उसे स्वीकार किया था और सभी के लिए संतोषजनक था। सो हेयर इज फर्स्ट, देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। इफ़ देर वॉज नथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री, अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ नहीं होता, इफ़ देर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ़ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय न होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को रोकने का कोई अधिकार नहीं होता तो क्या होता। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं वो सारे राइट्स होते हैं तो क्या डिसीजन होता। इसीलिए लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रभावशाली न्यायपालिका होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। दैट इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ऑल द कोर्ट्स एट द डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर और कॉल जुडिशरी एंड द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। जो इंडियन जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट है पूरे नेशन के लिए माना जाता है। इसका मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासनिक को नियंत्रित करता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। हाई कोर्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट द लोकल। इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है एंड देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकते हैं देश के नागरिकों के बीच में, बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट at the union and the state level. It is the highest court of appeal in civil and the criminal cases. It can hear appeal against decision of the high courts. Like इसमें जो भी कानून पारित होते हैं, जो भी अगर कोई भी फैसले सुनवाई होती है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस
of judiciary means that it is not under the control of legislature or the executive. Like न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका मतलब ये नहीं कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहती हैं। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। कोई भी जो जज होते हैं वो किसी भी नेता के दबाव में आके काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. India has achieved this. The judge of Supreme Court and the High Court are appointed by President on the advice of Prime Minister. जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन द कंसल्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके कंसल्ट करने पे इसमें राजनैतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है. The senior most judge of Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. Once a person is appointed as a judge of Supreme Court or Higher Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. It is as difficult as removing the President of India. उनको remove करना बहुत difficult होता है. And a judge can be removed only by an impeachment motion passed separately from two-third member of टू हाउसेस ऑन द पार्लियामेंट. उन्हें तभी किया जा सकता है, वहाँ से हटाया जा सकता है जब 2/3 बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके. एंड भारतीय लोकतंत्र में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ. भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका है. एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव बीन पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर or action of executive. वो जो whether at the union level or the state level, if they find such a law or action is against the constitution, thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is changed before them. This is known as judicial review. The Supreme Court of India has also ruled that the core of basic principle of constitution cannot be changed by parliament. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश की संवैधानिक व्याख्या का अधिकार है. अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई भी कानून या कार्यपालिका का कोई भी कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनों की कार्रवाई को असामान्य घोषित कर सकते हैं. इस तरह से जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो संवैधानिक वैधता तय करते हैं. एंड वो उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं. इसी न्यायिक समीक्षा को रूप को जाना जाता है एंड इसे ही जुडिशियल रिव्यू के रूप में जाना जाता है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल दैट द कोर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया था कि सांसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती. भारतीय न्यायपालिका के अधिकारों और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं. द पावर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी allow it to act as a guardian of fundamental right. We shall see in the next chapter that the citizens have right to approach the court to seek remedy in case of any violation of their right. जो भारत के सिटीजन्स हैं वो कोर्ट में जा कर के अपने राइट्स के लिए मांग कर सकते हैं एंड इंसाफ पाने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं. हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले लिए हैं और निर्देश दिए हैं. सरकार की कार्यवाही जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है. इसे जनहित याचिका कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट. द कोर्ट इंटरवेन द प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन. एंड अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकती हैं, के लिए हस्तक्षेप करती हैं, रोकती हैं. वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं, करप्शन से रोकती है उन्हें. इसी वजह से लोगों के बीच में न्यायपालिका को लेकर के काफ़ी विश्वास है. दैट इज़ वाई जुडिशरी इंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल. इसी वजह से जो लोग होते हैं वो जुडिशरी में बहुत
ज़्यादा बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।